Assalamualaikum. With the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. Today we are going to conduct lab number 9, that is on analysis of second order system. ठीक है, तो हमने, अगर आप रिकॉल करें तो हमने लास्ट सेशन में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं और कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देख के जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को जो है वो डिफाइन करो। तो सिमिलरली आज हम जो है वो लैब नंबर 9 में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो है वो जनरल जो आउटपुट होता है वो किस तरह से होता है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की अगर हम सबसे पहले जनरल फॉर्म की बात कर लें तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जैसे आप को अगर याद हो कि लेप्लास की जो हाईएस्ट पावर होती थी दैट वाज 1। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ऑब्वियसली इट विल बिकम 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपके पास जो है वो जनरल फॉर्म के अंदर डिनोमिनेटर में जब आप लेप्लास की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो 2 होगी। तो वो आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की पहचान है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि टोटल सिस्टम डायनामिक्स जिसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। फॉर द फर्स्ट वन इज ओमेगा एन। ठीक है, अब ये ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन इज कॉल्ड नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या चीज होती है हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होता है दैट इज जीटा। ठीक है, जीटा क्या चीज है आपके पास? डैम्पिंग रेशो। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस जो सिस्टम के अंदर जो है वो कि आपका सिस्टम में जब इनपुट अप्लाई होगा तो वो कितनी रेजिस्टेंस को मिलेगी और फिर उसके बाद वो अपने आउटपुट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जीटा इज द डैम्पिंग रेशो ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विच इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन द सिस्टम आउटपुट। ठीक है, or omega n is undamped natural frequency of second order system which is the frequency of oscillation of the system without damping। ठीक है, विदाउट डैम्पिंग का क्या मतलब है कि अगर हम जीटा को इक्वल टू जीरो कर दें, ठीक है, यानी कोई फ्रिक्शनलेस जो है आपके पास सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो सिस्टम होगा उसके अंदर डैम्पिंग कोई नहीं है। ठीक है, जीटा जीरो का मतलब है कि डैम्पिंग कोई नहीं है, यानी विदाउट डैम्पिंग एक सिस्टम है। तो उस केस में आपका सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो जीटा की कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास चार सिनेरियोज बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम जीटा को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास अनडैम्प्ड केस होता है। ठीक है, अनडैम्प्ड में क्या होता है, यानी सिस्टम में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो सिस्टम जो है वो आपके पास ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आप अगर ये इधर इस पिक्चर में देखें तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है, ठीक है, और इधर हम देखें तो रेड कलर के ग्राफ में जीटा इक्वल टू जीरो जो है वो सब्सटीट्यूट किया हुआ है। ठीक है, जीटा इक्वल टू जीरो का मतलब है कि अनडैम्प्ड केस है। अनडैम्प्ड केस में आपके पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो ऑस्किलेटरी रिस्पॉन्स होगा विदाउट डैम्पिंग। ठीक है, तो आप देखें रेड वाली जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सिस्टम ऑस्किलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एन, उस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, जीटा की रिस्पेक्ट से बात करें तो आपके पास फिर एक दूसरा केस जो इसमें बनता है वो होता है कि अगर जीटा आपके पास डैम्पिंग रेशो जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और अगर लेस देन वन हो। ठीक है, वन ना हो, वन से कम हो। ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑस्किलेटरी रिस्पॉन्स होता है विद डैम्पिंग। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके पास स्टेडी स्टेट एरर नहीं होता। स्टेडी स्टेट एरर का क्या मतलब होता है कि आपने सिस्टम को कहा कि वन पे जाओ, आपने वन का इनपुट दिया तो उसे वन को ट्रैक करना चाहिए क्योंकि उसका गेन वन था, तो उस वो वन तक जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कोई नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम जीटा को जीरो से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑस्किलेशंस कम होती रहती हैं। ठीक है, सिस्टम स्लो भी होता रहता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जीटा को जब हमने 0.2 किया तो ब्लू ग्राफ इसके अंदर देखें आपके पास जो है वो ऑस्किलेशन आई। ठीक है, और वो डाई आउट हो गई और फिर एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अचीव कर लिया, यानी वन को उसने अचीव कर लिया। फिर हमने जब जीटा को मजीद इंक्रीज करके 0.4 किया तो जो रेड कलर का ग्राफ है दैट इज शोन।
कि आपके पास ऑस्किलेशन मजीद कम हो गए। तो जैसे जैसे हम 1 की तरफ जाते रहते हैं, आपके पास सिस्टम का जो ऑस्किलेशन है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो कम होती रहती है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो जीटा 0.9 वाला केस है जो कि येलो ग्राफ है, तो इसमें देखें बिल्कुल आपके पास जो है वो ऑस्किलेशन खत्म हो गई और ये बिल्कुल स्मूथली जो है आपके पास जा रहा है। इसमें भी है ऑस्किलेशन लेकिन बहुत माइन्यूट है। अभी हम उसको जो है वो लैब टास्क में परफॉर्म करके देखेंगे कि इसके अंदर भी ऑस्किलेशन है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें कि ये जो येलो वाला आपका ग्राफ है, तो काफ़ी देर बाद जो है ना इसने अपने 1 को अचीव किया, जबकि जो जीटा कम वाले केसेस हैं, ठीक है, जीटा की वैल्यू जितनी छोटी होगी आपका रिस्पॉन्स उतना फास्ट होगा, लेकिन उसके अंदर आपके पास जो है वो ऑस्किलेशन उतनी ज़्यादा आएंगी, ठीक है। जीटा की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ आपके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी स्लो, ठीक है, लेकिन जो है आपके पास उसके अंदर ऑस्किलेशंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है अंडर डैम का केस, जिसके अंदर आपके पास इस तरह से जो है ये आपके पास ओवरशूट आ रहा होता है और फिर वो सेटल डाउन हो जाता है, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लेता है, ठीक है। थर्ड केस आपके पास क्या है, क्रिटिकल डैम, ठीक है। इसमें आपके पास जीटा अगर इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, इसके अंदर आपके पास बिल्कुल भी 0% ऑस्किलेशन होगी, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर इसके अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। ओवर डैम्प्ड, अब आप जैसे जैसे इसकी डैम्पिंग बढ़ाते रहेंगे तो ये रिस्पॉन्स स्लो होता जाएगा, ठीक है। या आप मेरे कर्सर को देखें, जिस तरह से मैं अपना कर्सर बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा, सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो होगा, ठीक है, और बहुत ही स्लोली स्लोली आपका सिस्टम जो है वो इंक्रीज होगा और वो उसके बाद जो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर रहा होगा, ठीक है। तो मेजरली हम जो है वो सिस्टम को अंडर डैम्ड या मैक्सिमम क्रिटिकल डैम्ड रखते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन पे। अनडैम्ड आप सिस्टम को रखते हैं जब आप ऑस्किलेटर्स वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको जो है फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे किसी चीज़ को जो है वो रन करना होता है। जैसे डिजिटल सिस्टम में आपके पास क्लॉक एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो उस क्लॉक को जनरेट करने के लिए आपको जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने कंट्रोलर को देनी होती है। तो उन केसेस में आप जो है ये अनडैम्प्ड सिस्टम्स को जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें हम अंडर डैम्प या हम क्रिटिकल डैम्प को फोकस कर रहे होते हैं। ओवर डैम्प को हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे होते क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हो जाता है। तो कोई ऐसी अगर केस हो कि उसमें आपने बहुत स्लोली जो है आपने काम करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो ओवर डैम्प्ड होता है, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम सिस्टम को अंडर डैम्प्ड या फिर क्रिटिकल डैम्प रखते हैं, और अंडर डैम्प्ड भी हम क्लोज टू 1 रखते हैं, यानी 1 के करीब इसलिए रखते हैं ताकि सिस्टम में ओवरशूट भी कम से कम हमें मिले और मैक्सिमम जो फास्ट है फास्ट रन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो टाइम पे होती है कंट्रोल में, तो टाइम इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जीटा को वेरी करने से आपने एक चीज़ नोट कर ली कि आपके पास जो है वो ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सिस्टम स्लो भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम ओमेगा एन को वेरी करते हैं, ठीक है, तो ओमेगा एन से भी आपका सिस्टम फास्ट और स्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ओमेगा एन को इंक्रीज करेंगे आपका सिस्टम फास्ट होगा, जैसे कि आप इधर इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अगर अंडर डैम्प्ड में बात करें तो अगर मैं ओमेगा एन को इंक्रीज करूंगा तो मेरा सिस्टम जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा एन को डिक्रीज करूंगा तो मेरा सिस्टम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन में आपके पास ये दो अननोन होते हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर आपके सिस्टम की टोटल डायनेमिक्स जो है वो डिपेंड कर रही होगी उसके टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो 4 केसेस डिस्कस किए। अनडैम्प्ड में तो सिंपल सी एक चीज़ है कि आपके पास सिर्फ ऑस्किलेटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास जो है वो सिस्टम ऑस्किलेट करता रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड केस आपके पास होता है अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अब अंडर डैम्प्ड में जो हम सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, ठीक है,
तो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये एक जनरल आपके पास जो है वो अंडर डैम्ड का सिनेरियो जो है वो प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ये आपके पास 5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला आप पैरामीटर आपके पास होता है डिले टाइम, ठीक है, टीडी, जो कि आपने जब इनपुट अप्लाई किया था, अभी यहाँ पे जितने भी डिस्कशन हो रही है उसके अंदर इनपुट एप्लीकेशन का जो टाइम है वो एट टी इज इक्वल टू 0, यानी 0 सेकेंड्स के ऊपर जो है आपने जो है वो अपने जो है सिस्टम पे इनपुट अप्लाई किया है, ठीक है। तो 0 से लेके 50% तक पहुंचने में उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड डिले टाइम, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर जो आपके पास होता है दैट इज राइज टाइम, ठीक है। राइज टाइम क्या है कि आपने के सिस्टम को इनिशियल जिस टाइम इनपुट अप्लाई हुआ था, जो कि इस केस के अंदर 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड से 0% से 100% तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड राइज टाइम, ठीक है। डिले टाइम क्या था, 0 से 50% पहुंचने में कितना टाइम लगा। राइज टाइम क्या है, 0 से 100% पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो आपके पास राइज टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, आप इस चीज को जो है ऐसे नहीं कर सकते कि राइज टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिले टाइम, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है आपके पास, ये यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ के बाद कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो वेरी होता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते कि डिले टाइम आपका जो है वो राइज टाइम जो है वो आपके पास ट्वाइस होगा डिले टाइम के, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है और इन दोनों को अलग अलग जो है वो इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो आपने जब भी डिले टाइम निकालने का कहा जाए तो आप 0% से 50% पहुंचने में आपके सिस्टम को कितना टाइम लगा, और राइज टाइम में आप देखेंगे कि 0% से 100% पहुंचने में कितना टाइम लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली दफा में, ठीक है। सेकंड थर्ड जो पैरामीटर है हमारे पास दैट इज पीक टाइम। ये सिस्टम की जो पीक आई, उस पीक को आने में जो है आपके पास कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास पीक टाइम हो गई। फोर्थ पैरामीटर आपके पास होता है सेटलिंग टाइम, ठीक है। सेटलिंग टाइम क्या है कि सिस्टम ने अपने स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू को कितनी देर में अचीव करना है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लैब में भी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात की थी, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो स्टेट है जो आपको यहाँ पे ट्रांजिएंट बताया हुआ है, यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका सिस्टम कंटिन्यूसली ट्रांजिशन में, ठीक है, यानी वो अपनी एक स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब तक वो कोशिश कर रहा है दैट इज योर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और जब उसने उसे अचीव कर लिया दैट विल बी कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका सिग्नल जो है वो प्लस माइनस, अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि प्लस माइनस 5% के अंदर आ गया, ठीक है, यानी 1 का प्लस माइनस 5% यानी 1.05 और 0.95 के अंदर अगर आपके सिस्टम आ गया है, ठीक है, और वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, तो मतलब आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है, ठीक है। तो डिफरेंट बुक्स, किसी में 5% क्राइटेरिया यूज किया जाता है, किसी में 2% क्राइटेरिया यूज किया जाता है कि 2% के अंदर अगर ये जो आपका आउटपुट है वो अगर 2% के अंदर जो है वो आ गया है, तो इसका मतलब आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपके पास स्टेडी स्टेट आ गया। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम सिस्टम ने जो है वो रिक्वायर है सिस्टम को, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड सेटलिंग टाइम, ठीक है। कितनी देर बाद आपका सिस्टम जो है वो सेटल हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है हम इस तरह से ले रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02 या फिर 0.05%, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं अपने सेटलिंग टाइम का, ठीक है। तो अब इसके जो थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे गिवन है आपके पास, ठीक है। डिले टाइम को हमने टीडी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। पाई जो आपके पास मैथमेटिकल है 3.142 जिसकी हम वैल्यू रखते हैं, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, ठीक है। ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इज नेचुरल डैम्प फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्या थी, नेचुरल अनडैम्प फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी आपके पास क्या चीज है, नेचुरल डैम्प फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपका सिस्टम डैम्प होगा यानी उसके अंदर डैम्पिंग होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी डैम्पिंग की, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है ओमेगा एन स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो जीटा आपके पास नोन है, ओमेगा एन आपके पास नोन है, तो आप ओमेगा डी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, राइज टाइम का जो क्राइटेरिया है वो 0 से 100% फॉर अनडैम्ड सिस्टम, ठीक है, और 10% टू 90% फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मैं अभी आपको फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे 9.2 9.3 ये सारे के सारे वैलिड हैं सिर्फ अंडर डैम्ड के केस में, ठीक है। ओवर डैम्ड के केस में कुछ वैलिड है कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूले, अगर आपको जो है वो अंडर डैम्ड का रिस्पॉन्स दिखे, ठीक है, तो आपके ये जितने फॉर्मूले हैं दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड, ठीक है। तो ये जो आपके पास राइज टाइम है दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, ठीक है। अब ओमेगा डी तो हमने ऊपर देख लिया कि ओमेगा डी क्या चीज होती है। अब देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है। इसे निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज टेंजेंट इनवर्स ओमेगा डी नेचुरल डैम्प फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जीटा इनटू ओमेगा एन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा। जब आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास राइज टाइम की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पैरामीटर जो हमने बात की थी पीक टाइम, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ द ओवरशूट, ठीक है। पहली पीक तक आने को सिस्टम को कितना टाइम रिक्वायर हुआ दैट इज कॉल्ड पीक टाइम। तो पीक टाइम का फॉर्मूला जो है वो आपके पास ये लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपके पास होती है, ये चार पैरामीटर हो गए, ठीक है। एक पांचवा पैरामीटर होता है आपके पास ओवरशूट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरशूट के वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू से कितना ऊपर गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज ओवरशूट कहलाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ओवरशूट आपके पास जो है वो इस फॉर्मूले से जो है वो इवेल्युएट होता है, ठीक है। ग्राफ में आप इसे कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, अगर आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 थी तो ये 1 से कितना ऊपर गया, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे जो है वो परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ये 1 से 1.2 गया था तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम ओवरशूट होता है। अगर आपको जीटा पता है, ठीक है, तो आपके पास जो है ये ओवरशूट इस पे आ रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये ओवरशूट वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा कि आपके सिस्टम में डैम्पिंग कितनी है। ओमेगा एन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आप इधर देखें, इस केस के अंदर आपके पास ओमेगा एन फिक्स थी, सिर्फ आप जीटा वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जीटा को इंक्रीज कर रहे थे आपके पास ओवरशूट कम हो रहा था, ठीक है। जबकि इस केस के अंदर आपके पास जीटा फिक्स्ड है, ठीक है, यानी नेचुरल डैम्पिंग रेशियो जो है आपके पास वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका ओमेगा एन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप इस केस में देखें सबके अंदर ओवरशूट की जो परसेंटेज है वो सेम है, ठीक है। यानी ये ऑलमोस्ट 1.4 तक जो है वो जा रहा है, ठीक है, ओवरशूट। लेकिन ओमेगा एन को वेरी करने से आपके ओवरशूट की जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है। ये चीज जो है इस यहाँ से इस फॉर्मूले से भी प्रूव है कि ओमेगा एन को आप कितना भी चेंज कर लें आपके ओवरशूट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपने ओवरशूट अपने सिस्टम में रिड्यूस करना है दैट मीन्स कि आपने जो है वो जीटा को जो है वो अपने इंक्रीज करना है। अगर ओवरशूट कम करना हो, अगर ओवरशूट बढ़ाना हो तो फिर ऑब्वियसली हम जो है वो जीटा को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। लास्ट थिंग इज सेटलिंग टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ रेंज ऑफ 5% और 2%, ठीक है। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट ऑथर जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो ये 5% या 2%, ठीक है। तो अगर 2% क्राइटेरिया है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर ये आपके पास 5% क्राइटेरिया होगा तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास उस बुक के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला कुछ और दिखे तो आप उसे देख के परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है उस ऑथर का जब आप जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसने हो सकता है 5% क्राइटेरिया या 4% क्राइटेरिया भी कुछ लोग यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बात की हुई होगी सेटलिंग टाइम की, ठीक है। तो फॉर 2% क्राइटेरिया दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं डिपेंडिंग ऑन जीटा, जीटा को वेरी करके हमारे पास कौन कौन से केसेस बनते हैं, ठीक है। किस केस में आपके पास किस तरह का रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। ओमेगा एन को वेरी करने से आपके पास क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो अब आपने जो अपने मैटलैब में काम करना है, ठीक है, तो मैं भी आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है देख लेते हैं इसे।
तो मैं मैटलैब ओपन कर लेता हूँ और आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप इसके सेकंड ऑर्डर की जनरल फॉर्म देखें, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये मैटलब हमारे पास अब ओपन हो गया। तो अब इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले मैंने ये जो है ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, हम पहले न्यूमरेटर को डिफाइन करते थे। न्यूमरेटर में हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ ओमेगा एन स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डब्ल्यू एन के नाम से, ठीक है, और मैंने उसका स्क्वायर डिफाइन कर दिया कि ओमेगा एन स्क्वायर। मेरे न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका जो है वो डिनोमिनेटर डिफाइन करूंगा। तो मैं जाके देखूंगा कि अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या है। तो मेरे पास सबसे पहले एस स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इसके साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, ठीक है। प्लस फिर मेरे पास जो कांस्टेंट है वो है 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। ये तीनों को मिला के तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये कांस्टेंट इसका बन जाएगा एस का। और फिर लास्ट में आपके पास जो कांस्टेंट है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैंने मैटलैब में जाके जो है 1 जो मेरा पहला कांस्टेंट था, फिर मैंने 2 जीटा और ओमेगा एन, जीटा को मैंने अभी फिलहाल जेड से एक एज अ सिंबल जो है वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। फिर मेरा लास्ट कांस्टेंट क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दो लाइंस के अंदर डिफाइन कर दिया है। अब मैं इसको एज अ ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्रिएट करूंगा, g इज इक्वल टू टी एफ न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ठीक है, स्टेप जी, ठीक है। तो ये स्टेप जी क्या करेगा, ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है इसका आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिखा देगा कि इसका स्टेप रिस्पॉन्स क्या है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास मैटलैब के अंदर जो है आपको 6 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आप डंपिंग रेशियो जीटा को यानी 0 रख दें, ओमेगा एन को 10 रखें, फिर आप जीटा को 0.5 रखें और ओमेगा एन को 2 रखें। इस तरह से आपके पास ये 6 केसेस बनाए हुए। तो अभी मैंने ये एक केस ले लिया, केस नंबर 3, कि जीटा का मेरे पास 0.5 है और ओमेगा एन मेरे पास 10 है, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास मेरा राइज टाइम क्या होगा, मेरा पीक टाइम क्या होगा, मेरा मैक्सिमम ओवरशूट क्या होगा, मेरा सेटलिंग टाइम क्या होगा, ठीक है। आपके एलएमएस के ऊपर मैंने एक लैब 9 टास्क का लेआउट भी अपलोड किया है, ठीक है। तो उस लेआउट के अंदर आपको पूरा एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसके अंदर आपने जो है वो वैल्यूज को नोट डाउन करना है, ठीक है। राइज टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल अभी मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ, तो केस 3 में राइज टाइम आपने मैटलैब के ग्राफ से क्या नोट किया और जो आपको फॉर्मूला लैब मैनुअल में बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास राइज टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे नोट करना है। फिर आपने पीक टाइम के लिए भी काम करना है कि मैटलैब के ग्राफ से आपने जो वैल्यू नोट की वो मैटलैब वाले में लिख लेंगे और जो फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इस पूरे चार्ट को जो है वो पॉपुलेट करना है, ठीक है। अब मैटलैब पे किस तरह से आपने लेनी है, आपने ये जो है कोड अपने पास जो है वो लिख लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी जीटा और ओमेगा इनकी वैल्यू एज पर द केस जो है वो चेंज करते रहेंगे। अभी मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे पास जो है वो इसने इसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आया इसका और अब वो इसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो मुझे प्लॉट करके दिखा देगा। अब ये मेरे पास स्टेप रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब मुझे इस स्टेप रिस्पॉन्स से मुझे जो है वो अपनी 4 पैरामीटर्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वो पैरामीटर्स हैं आपके पास, राइज टाइम मुझे नोट करना है, मुझे पीक टाइम नोट करना है, मुझे ओवरशूट और मुझे सेटलिंग टाइम नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइज टाइम देख लेते हैं कैसे। आप इसके ऊपर कर्सर लगा के भी जो है वो यहाँ पे आपके पास ये डाटा कर्सर मौजूद है, तो आप कर्सर लगा के भी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर मैटलैब के अंदर आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे राइज टाइम देखना है तो मैं राइज टाइम पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखें इसने एक पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है, और ये मुझे एक राइज टाइम दिखा रहा है दैट इज 0.164, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको शो कर रहा है कि ये राइज टाइम कहाँ से कहाँ तक का दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये राइज टाइम मुझे जो है वो 10% से 90% तक का दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखूं
तो ये जो है 0.1 का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 0.9 है, ठीक है। जब मैं से करूंगा तो 0.9, यानी 1 का अगर मैं 10% की बात करूं तो वो 0.1 होगा, और अगर मैं 1 की 90% की बात करूं तो वो 0.9 होगा। तो यानी ये 10 से 90% का मुझे जो है वो राइस टाइम जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा है, जबकि मुझे कहाँ से कहाँ तक का राइस टाइम कैलकुलेट करना है, मुझे 0% से 100% जाने में कितना टाइम लगा उसका राइस टाइम नोट करना है। तो वो आप किस तरह से पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, आप इसी विंडो पे अगेन राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्लैंक स्पेस पे। वहां पे आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास प्रॉपर्टी एडिटर खुलेगा, यहाँ पे आप ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा है कि शो राइस टाइम फ्रॉम दिस टू दिस परसेंट, ठीक है। तो ये देखें 10% टू 90% हुआ हुआ है। आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से आपको चाहिए 100%, ठीक है। तो यहाँ से राइस टाइम, सिमिलरली आप सेटलिंग टाइम का क्राइटेरिया भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे +-2% में चाहिए, मुझे +-5% के ऊपर जो है वो आप सेटलिंग टाइम जो है वो मुझे इवेल्युएट करके दें, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज में यहाँ पे ये वैल्यू लाजमी चेंज करें आप अंडर डैम्प्ड केस में, कि आप 0 से 100% का करें, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कर्सर दिखा देगा। अब आप अगर देखें तो डॉटेड लाइन एक आपके पास बिल्कुल ओरिजिन पे आ रही है, और दूसरी 100% पे आ रही है जहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो आप जब भी आपका एक ग्राफ खुलेगा तो आपने यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज में सेटिंग लाजमी सही करनी है, ताकि आपके पास रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब आप जाके जब इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दिखा देगा कि राइस टाइम आपके पास इस केस के अंदर 0.242% है, ठीक है। तो अब ये जो राइस टाइम आया है, आप यहाँ पे आएंगे, केस नंबर 3 की थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.242 हमारे पास राइस टाइम आया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पैरामीटर अब हमें क्या नोट करना है, पीक टाइम, ठीक है। पीक टाइम के लिए आप जो है अगेन इस पे राइट क्लिक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, और ये आपके पास पीक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब ये पीक रिस्पॉन्स आपको दो वैल्यूज बताएगा। एक तो आपको ये बताएगा कि ओवरशूट का परसेंटेज कितनी है, ठीक है। और दूसरा ये आपको बताएगा कि पीक टाइम, ये जो आपके पास एट टाइम सेकंड है, ये आपको पीक टाइम बता रहे हैं कि इस पीक को आने में कितनी देर लगी, ठीक है। तो ये जो है ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट जो है वो 0 पे अप्लाई हुआ है। तो ये जो पीक टाइम है हम इसे नोट कर लेंगे 0.359, और इसे यहाँ पे लाके अपने पास पीक टाइम में लिख लेंगे 0.359, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर आपको क्या चाहिए, एमपी ओवरशूट, ठीक है। ओवरशूट जो है आप अगेन इसमें जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ओवरशूट परसेंटेज कितनी है, 16.3%, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके अपने पास 16.3% लिख लेंगे, ठीक है। सेटलिंग टाइम आपके पास क्या है, सेटलिंग टाइम जो है वो फॉर्मूला ये मैटलैब इसे करना है, ठीक है। आप इसको ये अपने पास जो फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप करेक्शन कर लेगा, इसको मैटलैब कर लेगा कि मैटलैब में सेटलिंग टाइम कितना है। अब आप फिगर में जाएंगे और यहाँ पे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स में सेटलिंग टाइम खोल लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इसने सेटलिंग टाइम के लिए जो है वो डॉटेड लाइंस क्रिएट कर ली। हमने 2% क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ था प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी, ठीक है। तो यही आपके पास 0.808 आ रहा है, ठीक है। तो यानी 0.808 सेकेंड से लगे अपने सिस्टम को सेटल करने में, ठीक है, यानी आउटपुट को अचीव करने में, उसको जो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आने में उसे इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आपने मैटलैब से नोट करनी है, जो मेथड मैंने आपको भी बताया है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और फिर आपके पास मैनुअल के अंदर ये जो आपके पास फॉर्मूलाज गिवन है, ठीक है, राइस टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने पहले थीटा निकालना है, और फिर उसके बाद जो है आपने उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ओमेगा डी वैल्यूएट करना है, और फिर ट्रांजिएंट टी आर की जो वैल्यू आएगी वो आपने लाके अपनी यहाँ पे फॉर्मूला के तहत जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे नोट करनी है। सिमिलरली आपने पीक टाइम के फॉर्मूले को करना है, एमपीओ करना है, टीएस करना है, ठीक है। केस 1 के अंदर आप जो है यहाँ पे अपने पास स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे इस ग्राफ का, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज जो आपके पास विजिबल होंगी कि राइस टाइम इतना था, ओवरशूट इतना था, और आपके पास सेटलिंग टाइम इतना था। इसको रैप टेक्स्ट जाके लाइन विद टेक्स्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा इसकी पिक्चर साइज को जो है वो स्मॉल कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए। आप चाहें तो इसको जो है वो क्रॉप भी कर सकते हैं, इधर फॉर्मेट में जाके क्रॉप करें, और सिर्फ आपका जो डिजायर्ड है
सिर्फ आप इस ग्राफ को जो है वो प्लॉट करवा दें, ठीक है। आपके पास सारे स्केल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर आने चाहिए। इस क्रॉप पे दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये वैल्यू क्रॉप हो गई है, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से जो है वो स्क्रीनशॉट लगा देना है। केस 1 केस 2 ये केस 3 में था, तो आपने इसको केस 3 में रिस्पॉन्स को लगाना है। तो मैं इसे केस 3 में अलाइन कर दिया कि मेरा केस 3 का ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो हर केस के लिए आपने अलग अलग रिस्पॉन्सेज लेने और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने जो है वो इसके अंदर लगा लेने, ठीक है। फिर लैब मैनुअल के अंदर आपके पास जो है वंस आपने इस 6 के 6 केसेस कर लिए, आपने वो टेबल फिल कर लिया, उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन 2 में डिफाइन करना है व्हाट इज डिफाइन डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या चीज़ है। फिर आपने अगर आप देखें ये जो आपने टेबल फिल किया है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो है 2 और ये 2, यानी केस 2 और केस 4 को अगर हम देखें तो हमारी ओमेगा एन की वैल्यू सेम है, ठीक है। केस 2 और केस 4 में ओमेगा एन सेम है, बट आपका जीटा जो है वो आपने इंक्रीज किया है फ्रॉम 0.5 टू 0.9, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन 1 में जब आपने जीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से आपके सिस्टम में क्या इफेक्ट आया, ठीक है। तो वो आपने इस क्वेश्चन 3 के आंसर में बता देना है, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा एन और स्टेप रिस्पांस इन क्वेश्चन 1, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 1 में जो आपके पास केस थे इसके अंदर अगर आप जाके 2 3 को कंपेयर कर लें या 4 5 को कंपेयर कर लें, ठीक है, तो आपके पास इन दोनों केसेस के अंदर जो है वो जीटा जो है इन दोनों केसेस में जीटा कांस्टेंट है, आपका सिर्फ ओमेगा एन वेरी हुआ है। इन दोनों केसेस में भी जीटा जो है वो कांस्टेंट है, आपका ओमेगा एन वेरी हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है वो क्वेश्चन 4 के अंदर आंसर देना है। अच्छा, क्वेश्चन 3 में मैं एक चीज ऐड कर दूं, अभी मैंने बताया कि केस 2 और 4 से के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके पास ओमेगा एन सेम है, जीटा वैल्यू है। सिमिलरली केस 3 और 5 के अंदर भी आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के इन दोनों केसेस 3 और 5 के अंदर भी आपके पास ओमेगा एन 10 है यानी कांस्टेंट है, लेकिन आपने जीटा को इंक्रीज किया फ्रॉम 0.5 टू 0.9, तो उसके अंदर आपके पास क्या इफेक्ट आया है। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, जो रीडिंग्स आएंगी, उसकी बेसिस के ऊपर आपने कमेंट करना है कि आपके राइज टाइम या सेटलिंग टाइम या पीक टाइम इनके अंदर जो है वो क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे जो है इन योर ओन वर्ड्स जो है आपने एक्सप्लेन करना है कि ओमेगा एन को इंक्रीज होने से किस चीज़ में इफेक्ट आया, किस चीज़ में इफेक्ट नहीं आया जो आपने ऑब्जर्व किया। सिमिलरली इसमें आपने जो है जीटा को इंक्रीज करने से क्या चीज़ इंक्रीज हुई, क्या चीज़ डिक्रीज हुई या क्या चीज़ अनचेंज रही, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैटलैब एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो आपने फॉर्मूला और उसके थ्रू जो वैल्यूज आई हैं आपने कंपेयर करना है कि अच्छा मैटलैब के थ्रू ये वैल्यू आई थी, फॉर्मूला के थ्रू ये वैल्यू है, तो वो सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर डिफरेंट आ रही है तो किस किस केस के अंदर आपके पास डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे जो है उसको कमेंट आउट करके अपने वर्ड्स के अंदर जो है एक्सप्लेन करना है। दिस इज ऑल अबाउट लैब टास्क, जो आपने जो है वो मैटलैब के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने ये मैंने आपको एक लेआउट बना के अपलोड कर दिया है। मैटलैब कोड टू फाइंड जो आपने कोड है उसको भी आपने जो है अपने उसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है। snapshots of all MATLAB figures obtained with different values केस वाइज, हर केस के हिसाब से आपने जो है MATLAB की फिगर्स के स्क्रीनशॉट लगाने। अगर आपने कोई कैलकुलेशंस की हैं तो वो आपने इसके अंदर दिखानी है, ठीक है, अपनी पीडीएफ फाइल में, ठीक है। तो आपने उस वर्ड फाइल को एज अ पीडीएफ सेव करके फिर मुझे आपने एलएमएस के थ्रू अपलोड करना है, ठीक है। इस लैब को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड एंड एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यूजिंग मैटलैब, ठीक है। मैटलैब की मदद से आप जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स को निकाल सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशो को वेरी करने से आपके पास जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उसमें क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। सिमिलरली आप ओमेगा एन और जीटा को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और उसको फिर डिफाइन भी कर सकते हैं कि इनको वेरी करने से होता क्या है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैब नंबर 9, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम।
अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे, ताकि आपको जो है वो कुछ नई चीज़ जो है वो सिखाई जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।